नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में 4 दिनों की लगातार कमजोरी के बाद आखिरकार आज थोड़ी सी राहत की सांस हमने ली है और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी सेंचुरी लगाकर ट्रेड कर रहा है 17,150 के आसपास। हालांकि जो रेंज है 17,000 से लेकर 17,200 वाली बाजार की, उसके बीच ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि निफ्टी बैंक आज 250 अंक ऊपर है और बिल्कुल जो निफ्टी की चाल है वही चाल हम निफ्टी बैंक में भी देख रहे हैं और इसी के चलते आज सिमिलर पैटर्न पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आज बढ़ने वाले शेयर कहीं ज्यादा है। आज एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है, जो मार्केट की जो ब्रेथ है, वो बिल्कुल फेवर में है बुल्स की। ज्यादातर शेयर चढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले तकरीबन 4 बढ़ने वाले शेयर आपको बाजार में देखने को मिलेंगे। और आज जो लीडरशिप आ रही है वो आ रही है कंजम्पशन वाले स्टॉक से। इसके अलावा मेटल का मूड भी थोड़ा सा बेहतर होता हुआ हमें आज दिख रहा है। टाटा स्टील है निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। और अगर हम सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर की बात करें तो एशियन पेंट्स में 3% के आसपास का उछाल है। और एलएनटी, कल हमारा यहां पर फोकस भी था, हमारे एक्सपर्ट के रडार पर भी था शेयर ये, और आज 3% का जबरदस्त मूव एलएनटी का शेयर दे रहा है। कमजोर होने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल, एचयूएल, एसबीआई लाइफ, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम 1 से 1.25% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। तो क्या एसवीबी बैंक के झटके से बाजार जो गिर रहे थे उसकी चिंताएं, आशंकाएं क्या दूर हो गई हैं? क्या 17,000 का सपोर्ट जो ब्रीफली कल हमने तोड़ा था, क्या अब वहां से बाजार ने पलटी मार दी है और ये रिकवरी क्या सस्टेन करेगी, टिकेगी? ये बड़ा सवाल होगा और इसके जवाब अपने एक्सपर्ट से हम लेंगे और आपके तमाम सवालों की हम जवाब भी देंगे शेयरों से जुड़े हुए। एक बार आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है नंबर हमारा 9167322108। इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपनी क्वेरीज हम तक आप पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी है ET9 स्वदेश मौजूद। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का पता आपकी स्क्रीन पर @ET9 स्वदेश पर। लेकिन चलिए अब आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमान को जोड़ेंगे। हमारे साथ हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और एंजल वन की स्नेहा सेठ। आस्था और स्नेहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। स्नेहा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे निफ्टी के लेवल्स को लेकर। लगातार 4 सत्र की कमजोरी स्नेहा, और 4 सत्र में तकरीबन 700-750 अंक निफ्टी ने गंवाए। अब कल हमने सपोर्ट लेने की कोशिश भर की 17,000 के स्तर से। आज देख रहे हैं कि वो कोशिश अब थोड़ी सी लग रहा है कि रंग ला रही है। 17,150 के आसपास है निफ्टी। स्नेहा, आपका व्यू क्या होगा? क्या ये मान के एक दिन की तेजी से क्या संकेत मिल सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम, मूड थोड़ा सा चेंज हो गया है, या फिर जिसको कहते हैं ना कि एक डेड कैट बाउंस भी कहते हैं कि लगातार जब ज्यादा गिर रहे हो तो एक दिन ऐसा बाउंस बैक आता है। हालांकि अमेरिका वगैरह से संकेत अब ठीक आ रहे हैं। कल हमने डाउ में भी तेजी देखी थी। आपका क्या व्यू है मार्केट को लेकर आज? और इंट्राडे के दौरान क्या ये तेजी आपको लगता है यहां से बढ़ सकती है? और अगर बढ़ती है तो इंडेक्स वाले ट्रेडर करें क्या? जिन्होंने थोड़े नीचे लिए हैं वो क्या करें? अभी अगर किसी को पोजीशन बनानी है वो क्या करे? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। अगर आप देखें तो मार्केट, अगर आप जिस तरह से करेक्ट हुआ है और जिस लेवल्स पे प्लेस्ड है, आई थिंक यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बाय के साइड काफी फेवरेबल है। अगर आप डेटा वाइज देखें तो पहले तो निफ्टी करेक्ट होके अराउंड 127% रिट्रेसमेंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और कल भी वहाँ उसके आसपास ही क्लोज किया था। तो आई थिंक यहाँ पर जिस तरह से इंडेक्स करेक्ट हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स में जिस तरह के हम पोजीशन देखें कि शॉर्ट पोजीशंस काफी ज्यादा है। एफआईज की जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है 13 के आसपास आ गई है। जो पुट कॉल रेशियो है विच इज सडनली अराउंड 0.69 0.67 के आसपास है, विच इज अगेन इंडिकेटिंग करके कि मार्केट थोड़ा सा एक्सट्रीमली अगेन ओवरसोल्ड हो गया है और यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस ज्यादा थे। और आज अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ दिखा है वो एटलीस्ट सस्टेन भी हो रहा है। ऐसा नहीं करके कि हायर लेवल से हमें सेलिंग ही देखने को मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पे बाय करके ट्रेड करना विल बी बेटर थिंग टू डू। और काफी सारे स्टॉक्स भी काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे बाइंग करके ट्रेड करना विल बी बेटर। 16,900 17,000 एक अच्छा सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। और ऑन दी हायर साइड एनी अप मूव अबाउट 17,300 400 एक अच्छा स्ट्रेंथ का इंडिकेशन रहेगा आगे चल के। और अगर आप बैंकिंग इंडेक्स में देखें तो प्रिसाइसली 127% रिट्रेसमेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स, आई थिंक यहाँ पर किसी ने अगर शॉर्ट किया हुआ है तो एग्जिट कर ले, किसी को लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो 16,900 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में बाय करके ट्रेड कर सकते
ओके, ठीक है। तो ये है राय निफ्टी पर, और बाजार पर भी ओवरऑल आपको सलाह दे दी है स्नेहा ने। चलिए अब बस सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करते हैं, और आपके सवाल पूछने का तरीका भी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस बीच पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से विशाल राजभर। इन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। केपीआईटी टेक के स्टॉक्स हैं इनके पास, 20 शेयर्स 530 के लेवल पर लिया है, काफी अच्छे भाव पर एंट्री की है और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। इस वक्त केपीआईटी टेक 790 रुपए के पास कारोबार कर रहा है, तो अच्छा गेन है। आस्था, आपसे राय लेना चाहेंगे। मुनाफे में है फिलहाल, लेकिन और तेजी के लिए रुके रहें, क्योंकि केपीआईटी टेक में हमने देखा कि काफी अच्छा मोमेंटम रहा। हालांकि हाल फिलहाल में आईटी स्टॉक्स में कुछ कमजोरी दिखी थी, बट इस ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? पिछले 6 महीने में 30% से ज्यादा चल भी चुका है ये शेयर, तो क्या सलाह देंगी केपीआईटी टेक पर? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, केपीआईटी टेक की बात करें तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर में एक हमें हेडविंड देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस सेक्टर में ये कंपनी कारोबार करती है, क्योंकि ये जो अपना मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू डिराइव करते हैं ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो वो एक काफ़ी सॉलिड इंडस्ट्री है और वहाँ पे स्केलेबिलिटी भी काफ़ी ह्यूज है। अब इंडस्ट्री तो यहाँ पे डेफिनेटली एक तरह से थोड़ा सा वीक हो रहे हैं इंडस्ट्री के फंडामेंटल, लेकिन केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंपनी ने अभी तक भी अपने टॉप क्लाइंट से इस तरह का कोई रोल ओवर देखा जाए या डील रोल ओवर, इस तरह के कोई संकेत उनको अभी तक नहीं मिले हैं उनके टॉप क्लाइंट से, तो मुझे काफी ज्यादा ये पॉजिटिव फैक्टर लगता है कंपनी के लिए। और आगे जाते हुए देखा जाए तो सब कंपनी काफी वेल प्लेस्ड है सॉफ्टवेयर डिजाइन व्हीकल जो प्रोग्राम है उसको लेके, सो मुझे लगता है वो भी कंपनी के लिए हेल्पफुल होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़े से वीक हैं क्योंकि मार्केट्स के सेंटिमेंट, तो मैं इन्हें एडवाइस करूंगी कि 1/4 ऑफ द पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें, लेकिन 3/4 को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें ताकि इनकी कैपिटल एटलीस्ट सेफ हो जाए। ठीक है, केपीआईटी टेक को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से वकील हमारे साथ हैं। वकील नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास उसके पॉलिप्लेक्स कॉर्पोरेशन के 50 शेयर पर है। बाइंग प्राइस जो है 1821 रुपए का है, इसमें क्या करना चाहिए, होल्ड करें या सेल करें? 1821 रुपये। आपने थोड़ा सा ना ऊंचे भाव पर अपनी शेयर ये खरीद लिया, क्योंकि हमने देखा था कि 2021 में 2022 में ये बहुत तेज़ी से ये शेयर ऊपर गया था। लेकिन शुरुआती अगर 3-4 महीने लास्ट ईयर के छोड़ दें तो उसके बाद से लगातार ये फिर करेक्शन वाले फेज में ही है। आपने थोड़ी सी गिरावट पर लेने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1350 रुपये के आसपास का भाव इसमें अब आ गया है। आस्था, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें पॉलीप्लेक्स की, तो वो तो थोड़े सस्ते ही दिख रहे हैं, वहाँ पर कोई कंसर्न्स नहीं है। और ये भी है कि अब ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट शेयर का भाव आधा हो गया है पॉलीप्लेक्स का। अब एवरेजिंग की सलाह देंगी आप? क्या सलाह होगी इसमें शेयर में? डेफिनेटली कंफर्ट जोन में है, लेकिन जो कंफर्टेबल अभी भी नहीं बना हुआ है वो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो इन्होंने बॉटम लाइन यहाँ पे दिखाई थी क्वार्टर 3 ऑफ FY23 में, वहां पे अभी भी डी ग्रोथ लगातार बनी हुई है, तो वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल कर रही है कंपनी के फंडामेंटल्स को लेके। लेकिन ओवरऑल क्योंकि मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मुझे लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सॉलिड हैं, तो वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए, और बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी नहीं बात करेंगे, यहाँ पे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की बात करूं मैं, तो जिसमें ये कंपनी का मेन आइटम है, तो मेरे को लगता है कि वो एक अच्छा है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, और उसी वजह से मैं अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि पी मल्टीपल भी काफी टूट गया है। 8 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी मल्टीपल जो कि मोर देन 20 है। तो अगर अगले क्वार्टर में इन्होंने यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी, यानी कि क्वार्टर 4 में, तो मुझे लगता है वापस से रिबाउंड आएगा। तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने का समय देते हुए रिजल्ट्स को काफी अच्छे से क्लोजली वॉच करते हुए अभी तो बने रहने की सलाह है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये रहा है पॉलीप्लेक्स कॉप पे। अगला सवाल हमें भेजा है इंस्टाग्राम पर बीकानेर से नंद किशोर जी ने। इनका सवाल है ट्राइडेंट पर 1100 शेयर्स इन्होंने 37 रुपए के भाव पर लिया हुआ है। नुकसान हो रहा है और स्टॉक इस वक्त देखिए 30 के आसपास कारोबार कर रहा है, करीब करीब 7,755 रुपए का यहाँ पर नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है स्टॉक में। लेकिन इनका जो नजरिया है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही है। स्नेहा, आप क्या सजेस्ट करेंगी और ट्राइडेंट के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? अगर आप तो काफी समय से थोड़ा सा प्रेशर में ही है, और अगर आप देखें तो डेली चार्ट में ही वो 20 डेमा के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन।
आई डोंट थिंक करके कि यहाँ से कुछ ऐसा कोई ग्रेट ऐसा कुछ फास्ट मूव आएगा। मे बी ये थोड़ा-सा और कंसोलिडेट ही करे और धीरे-धीरे एक बेस फॉर्मेशन ज़रूर हो रहा है अराउंड 29 के आस-पास, 28-29 के आस-पास, बट आई डोंट थिंक कि इसे ज़्यादा होल्ड करना चाहिए। किसी को चांस लेना है तो 29 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएँ, जब भी वो 29 को ब्रेक करता है तब इससे में से एग्ज़िट करें, क्योंकि अगर वो 29 को ब्रीच करता है तो पॉसिबिलिटी है करके कि वो 22-23 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 29 आई वुड से करके थोड़ा होल्ड करें। अपसाइड में जभी भी काउंटर एटलीस्ट 35 के ऊपर जाता है, सस्टेनेबल मूव दिखता है 35 के ऊपर, तब जाके इसमें थोड़ी-सी स्ट्रेंथ आएगी व्हिच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स से 44-45 ज़ोन। ठीक है, ट्राइडेंट पर ये व्यू स्नेहा की तरफ से। आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश से। आरती हमारे साथ हैं। आरती नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? हाँ सर नमस्ते सर, मेरे पास जीएसएफसी का शेयर है सर 500 जी 160 के भाव पे सर। 160 के तो भाव सर पर। उसको रखना है कि उसको और कोई सा शेयर लेना है सर, थोड़ा सा मेरे को बताइए ना सर। सर मेरे को 4-5 महीने हो गए इसको लिए हुए। ठीक है, 4-5 महीने आपने दे दिए। और जीएसएफसी के शेयर में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ये वोलेटाइल रहा है, यानी कि उतार चढ़ाव काफ़ी रहा है शेयर में। एक कोई क्लियर कट कोई ट्रेंड हमने देखा नहीं है जीएसएफसी में। हालांकि 5 दिन तक लगातार गिरने के बाद आज शेयर संभालने की कोशिश कर रहा है। 125 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन अभी भी 35 रुपये प्रति शेयर के आसपास का नुकसान है। आस्था, जीएसएफसी उम्मीदें रखनी चाहिए इससे? क्या इसको समय देंगे तो मुनाफा कराएगा शेयर ये? जीएसएफसी की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुनाफा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट मुझे तो अच्छे लगते हैं जीएसएफसी के। तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इनको अभी बने रहने की यहाँ पे सलाह दूंगी, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर एज अ होल मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। मॉनसून यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं, और इनफैक्ट जो लास्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट आए थे उसमें 80% की ग्रोथ तो इसमें सिर्फ बॉटम लाइन में दिखा दी थी, जो कि यहाँ पे बेहद शानदार ग्रोथ के तौर पे लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव सॉलिड है, बना रहना चाहिए इस काउंटर पे। दिक्कत यह है कि जो अल नीनो वाला जो कंसर्न है वो फिर भी थोड़ा सा डरा रहा है, क्योंकि तमाम दुनिया भर के तमाम जो देश हैं, कुछ और देशों ने थोड़े से कंसर्न जाहिर किए हैं अल नीनो को लेकर। आप जो डिमांड की बात कर रही हैं, क्या वाकई उसके भरोसे बैठना ठीक रहेगा इतने नुकसान पर शेयर में? देखिए आप इनफैक्ट अगर अभिषेक जी मैं यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करूँ तो वैल्यूएशंस भी यहाँ पे ठीक ठाक लग रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाईली प्राइस शेयर है कि बहुत बड़ा यहाँ पे करेक्शन अवेटेड हो। तो मुझे लगता है जब तक कि थोड़ा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हो सकता है तब तक थोड़ा सा ये वॉलेटाइल रहे, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स दिखने चाहिए और इनको एग्जिट करने के मौके अच्छे लेवल्स पे मिल सकते हैं। इसलिए अभी मैं रुकने की सलाह दे रही हूँ। इसमें रुकने की सलाह है। और ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है जीएसएफसी पर। चलिए अब अगला सवाल ले लेंगे, और ये आया है हमें व्हाट्सएप के जरिए। राहुल जी का वेदांता का स्टॉक है इनके पास 250 शेयर्स 290 रुपए के ऊपर के लेवल्स हैं इनके खरीद के, और वेदांता इस वक्त हम देखें इनको नुकसान हो रहा है। आज ये स्टॉक 280 के पास कारोबार कर रहा है। हालांकि यहाँ पर खबर भी आ रही है कंपनी ने जो अपने शेयर्स थे वो यहाँ पर छुड़वा लिए, भुगतान कर दिया, जो कि एक बड़ा यहाँ पर हैंगओवर था कंपनी के लिए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है वेदांता के लिए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं स्टॉक में मजबूती है। करीब 1 से 2% की तेजी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वेदांता में अब आगे क्या करें आस्था? जो भी कंसर्न्स था वो तो अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है। अब आगे के लिए होल्ड करना चाहिए, और करंट लेवल पर अगर किसी को एंट्री लेनी होगी तो क्या ये लेवल सही लग रहे हैं आपको वेदांता के लिए? देखिए वेदांता में 2-3 पॉजिटिव्स काफी अच्छे हैं। पहला तो कि कंपनी पूरी ट्रैक पे है सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोल के अंदर, तो मुझे लगता है वो भी एक काफी ज्यादा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और इसके लिए शायद कंपनी ने रिसेंटली अपनी कोल माइन पे ऑपरेशंस भी कमेंस किए हैं, और कुछ एक माइंस हैं जहाँ पे कि ऑपरेशन स्केड्यूल भी हैं। तो इसकी वजह से ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा कोल के अंदर, और मुझे लगता है कि काफी बढ़िया ये एक मूव होगा कंपनी के लिए। दूसरी तरफ देखें तो एल्यूमिनियम बिजनेस में भी अगर हम बात करें तो कंपनी वहां पे भी बहुत बढ़िया फोकस कर रही है कि वॉल्यूम्स वो वहां पे बढ़ाए और उनका शेयर भी बढ़े वैल्यू एडेड कैपेसिटी में। तो वो भी एक पॉजिटिव मुझे लगता है कंपनी के लिए। और मेटल सेक्टर एज अ होल मैं पॉजिटिव
हूँ, तो मुझे लगता है मेटल्स में भी तेजी रहेगी, उसका भी फायदा वेदांता को होगा। तो डेफिनेटली जिसने लिया है वो तो होल्ड कर ही सकते हैं, लेकिन नई खरीद करनी है तो थोड़ा और गिरावट आए मेरे हिसाब से तो नई खरीद के लेवल काफी अट्रैक्टिव होंगे। तो नई खरीद के लिए थोड़ी सी गिरावट का वेट करें, लेकिन लिया हुआ है तो बने रहना है। ठीक है वेदांता, अच्छी कुछ खबरें आई हैं। प्रमोटर का जो प्लेस था 70% स्टेक का पूरा लोन चुका करके अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है और इसके चलते शेयर में आज हम तेजी देख भी रहे हैं। और सिर्फ वेदांता में नहीं, आज पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में आज हम अप मूव देख रहे हैं। टाटा स्टील आज बढ़िया तेजी के साथ शेयर ट्रेड कर रहा है। उज्जैन से संजय हमारे साथ हैं। संजय नमस्कार सर, पूछिए क्या जानना है आपको? सर नमस्ते। वो सर मैंने 538 में विशाखा इंडस्ट्रीज लिया था और ये मेरा कुछ 743 शेयर्स हैं, तो आज तो काफी मुझे लॉस है। क्या मुझे तब्दील होना चाहिए किसी और में? आप मुझे बताएंगे कोई शेयर कि मैं इसको बेच के और कुछ दूसरा ले लूं, या फिर इसमें 530 के भाव पर आपने लिया था और ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है 367 रुपए के भाव पर। ठीक है, आस्था आपसे व्यू जानना चाहेंगे अब इस विशाखा इंडस्ट्रीज को लेकर। ये वही कंपनी है ना जो प्लास्टिक के सीमेंट की जो शीट्स बनाती है, और अब देखिए हम देख रहे हैं कि आई थिंक कुछ दिन पहले इसमें स्प्लिट भी आया था। आपका क्या व्यू होगा इस पर, क्योंकि हम शेयर में तो लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि थोड़े से कोशिशें हुई हैं प्रमोटर्स की तरफ से कि शेयर में जो फॉल है उसको थामा जाए। उन्होंने खुद भी अपने शेयर थोड़े से ख़रीदे हैं, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है इसमें। और एक चीज़ जो इनके फेवर में है वो ये है कि इस पर डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो थोड़े से फेवरेबल है, वो थोड़े बेहतर स्थिति में है। आपका क्या व्यू है इसको लेकर? रिकवरी आएगी शेयर में, इनके भाव आ पाएंगे या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल आपने सही बोला, डेट टू इक्विटी रेशियो फेवरेबल में है मेरे हिसाब से। जब ये लास्ट मेरे को ध्यान आता है, प्रमोटर्स के शायद 15% शेयर्स प्लेज थे, अभी उसकी क्या स्थिति है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो भी एक पॉइंट था। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही बोला, ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है सीमेंट और फाइबर बोर्ड्स की, बेसिकली फाइबर सीमेंट बोर्ड की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, और शायद में ये लोग सोलर पैनल्स वगैरह और ये सब भी बनाते हैं। अब कंपनी क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इसका मेजर कारण देखिए, जब तक फाइनेंशियल्स में आप ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तब तक मार्केट आपको इतनी बढ़िया यहाँ पे जिसे कहते हैं रन अप नहीं देगी, और वही ये एक फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। क्योंकि अभी के जो नतीजे थे वहां पे भी हमने एक बड़ी रीग्रोथ देखी थी बॉटम लाइन के अंदर। तो विशाखा इंडस्ट्रीज के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट वर्क कर रहा है। अभी इनको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, मेरे हिसाब से इस लेवल पे अगर एग्जिट होंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कंप्लीटली एग्जिट ना करें, पार्शियली एग्जिट करें, पार्शियली पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर रिस्क ले सकते हैं तो फिर रुक जाएं, और रिस्क नहीं ले सकते तो पार्शियली एग्जिट करके पार्शियली होल्ड करने की सलाह है। ओके, ठीक है। तो ये रहा है विशाखा इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी हाई रिस्क स्टॉक है, तो अगर कुछ मुनाफा हो भी रहा है आपको तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ये रहा आपको इस वक्त स्टॉक में दी जा रही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और हमें भेजा है ये सवाल अहमदाबाद से दीपक ने। ट्विटर पर सवाल है इनका, और कैस्ट्रल इंडिया के स्टॉक है इनके पास 500 शेयर्स 119 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है। थोड़ा नीचे है इनके खरीद भाव से स्टॉक, और जो व्यू है इनका वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ही है। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा स्टॉक में भारी गिरावट भी देखने को मिली है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक में भी प्रेशर है। हालांकि आज हल्के हरे निशान में ज़रूर है, लेकिन पिछले देखिए एक हफ्ते में ही स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? स्नेहा आप सजेस्ट करिए। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, चार्ट्स में हम गिरावट ही देख रहे हैं, या गिरावट और बढ़ सकती है? स्टॉप लॉस कुछ सुझाएंगे इनको या फिर निकल जाए स्टॉक से? अगर आप काउंटर देखें तो थोड़ा हायर लेवल से सेलिंग ही है, और आई थिंक ये थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है, और मे बी ये स्टॉक 100 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो यहाँ से और करेक्शन आ सकता है। बट 100 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है, मल्टी या सपोर्ट है, तो 98 100 ये जोन एक सपोर्ट जोन है। तो अगर वो होल्ड कर सकते हैं वो लेवल्स को तक,
तो आई वुड से करके कि होल्ड करें और उसके बाद अगर तेजी आती है, मे बी इसमें समय लग सकता है, बट इसमें अगर फिर वहां से अगर रिकवरी आएगी तो 135 136 के लेवल्स पॉसिबल होंगे। तो आई थिंक यहाँ पे अगर आप रिस्क लेना चाहें तो होल्ड करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस 100 के पास लगाना है। यहाँ से और करेक्शन है यहाँ पे, या तो वो आप लेवल आता है 100 के आसपास तो थोड़ी सी एवरेजिंग भी कर सकते हैं और फिर बाद में आपका ओवरऑल प्राइसिंग अच्छा हो जाएगा और 136 132 के लेवल्स पे आप फिर आप एग्जिट कर पाए। ठीक है, कैस्ट्रॉल ये भी हाई रिस्क स्ट्रेटजी है और काफ़ी समय से हमने शेयर में ज़्यादा कोई मूवमेंट देखी नहीं है। 111 रुपये के आसपास का फिलहाल इसका भाव चल रहा है। हरिंदर कोहली हमारे साथ हैं देहरादून से, अगले हमारे दर्शक। हरिंदर जी नमस्कार, पूछिए सर क्या जानना है आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के 5000 शेयर हैं जी और मेरी एवरेज कॉस्ट प्राइस है 63.25। 63 रुपए के भाव पर आपने लगता है काफी पहले शेयर खरीदे हैं ये सर, मतलब ये अभी चल रहा है, ये कोई 57 रुपए प्राइस चल रहा है सर। ये इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, 63 शेयर है मेरा, मतलब 5000 शेयर हैं जो 63 के भाव में खरीदे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 63 के भाव आपने खरीदे हैं और 57 रुपए के आसपास के इसके भाव चल रहे हैं। परफेक्ट। थोड़ा सा नुकसान ज़रूर है आपको, लेकिन हमने स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा रिकवरी आते हुए देखी नहीं है। लास्ट ईयर जो कमज़ोरी बढ़ी और वहाँ से फिर ये कमज़ोरी होता गया और 50 रुपये का इसका 52 वीक लो है। अगर रियल एस्टेट में रहना है अगर आस्था, इंडिया बुल्स रियल आपको लगता है कि ये सही कंपनी है निवेशित रहने के लिए? क्योंकि विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे ऐसे जो प्लेयर हैं जो न सिर्फ बड़े हैं साइज़ में बल्कि अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, लगातार उनके प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। अगर हम मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट्स की बात करें तो मैक्रोटेक एक दमदार प्लेयर। अगर हम नॉर्थ इंडिया या फिर पैन इंडिया बेसिस पर बात कर लें तो डीएलएफ जैसे प्लेयर्स हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में थोड़ी सी नुकसान हो रहा है क्या? उसको बुक करके कहीं और शिफ्ट कर जाएं अगर रियल एस्टेट में रहना है? अगर रियल एस्टेट में नहीं आप सजेस्ट करेंगी तो आपके हिसाब से कौन सा शेयर होना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में जो प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं चल पा रहा, वो लगातार नुकसान दिखा रहा है, तो लॉस मेकिंग है। जैसे मैं फुल ईयर ऑफ FY22 की भी बात करूं तभी भी लॉसेस थे और लगातार क्वार्टरली भी ये लॉसेस दिखा रहा है। तो जब फाइनेंशियल्स यहाँ पे बढ़िया से परफॉर्म नहीं करते हैं तो मार्केट्स फिर उसको उसी हिसाब से पनिश भी करता है और हम वही उसका यहाँ पे हाल देख रहे हैं। दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर मुझे अभी ठीक ठाक ही लगता है, इसलिए मेरे हिसाब से कोई रियल एस्टेट इसमें से अगर ये चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। वैसे टेक्निकली हम बोलते हैं जो 52 वीक लो है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट करना ही चाहिए, क्योंकि फिर एक नई गिरावट में स्टॉक आने लगता है। तो ये वहां तक भी चाहे तो वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जिट होना है तो अभी हो ही जाइए। और क्या उसकी जगह खरीदना है तो मैं वापस से जो इस तरह का अभी सेंटिमेंट चल रहा है कैपिटल गुड्स सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश हूँ। इनफैक्ट आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मेरे द्वारा जो भी कॉल दी जाती है मोर और लेस कैपिटल गुड्स सेक्टर से ही दी जाती है। और इसके अलावा मुझे कंस्ट्रक्शन स्पेस भी अभी ठीक लग रहा है, तो आप इंडिया बुल रियल एस्टेट से निकल के एनसीसी ले सकते हैं। और पावर सेक्टर भी अच्छा लगता है तो एनटीपीसी भी ले सकते हैं, जो मैंने शायद आपके चैनल पे ऑलरेडी रेकमेंड भी किया हुआ है। तो यहाँ कहीं पे भी एक एक्सपोजर ले लीजिए। एनटीपीसी धीरे चलेगा लेकिन ये आपको प्रॉफिट देगा लॉन्ग टर्म में, तो ये जरूर आप एक बात ध्यान में रखें। बाकी रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स से तो निकलने की सलाह है, लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई दम लग नहीं रहा है उसमें अभी। बिल्कुल ठीक है, तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से निकल जाने की राय और दूसरे कैपिटल गुड्स या फिर एनटीपीसी अच्छा लग रहा है इस दरों पर, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जाते जाते आपको दिखा देते हैं एक खास कॉन्वर्सेशन। ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिलौरी से, और आप अब इस इंटरव्यू का एक छोटा सा एक चंक सुनवा देते हैं। और आपको ये ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू बताता है कि सपने भी सच हो सकते हैं। तो इंडियन टी मार्केट के बारे में बताइए। देयर इज़ ए बिग माइग्रेशन। हम चाय को हमेशा टपरी पे पीते थे, हम चाय को हमेशा घर में पीते थे, पर एक चाय को अब ब्रांडेड कैफ़ेज़ में सर्व करा जाता है। चाय सुट्टा, MBA चाय वाला। तो ऐसा चेंज क्यों आ रहा है? वाई दैट इंडियंस हु आर ऑलवेज अकस्टम टू पेइंग नो मनी फॉर द टी और वेरी फ्यू मनी फॉर द टी आर नाउ पेइंग 100 रुपीज़ 150 रुपीज़? आज मैं आपको बताऊं, भारत इतना तेज गति से बढ़ रहा है, लोगों को समय की बड़ी चिंता है।
पहले बहुत समय होता था तो टपरी पे बैठ के या घर पे बैठ के चाय पी लेते थे। अब उनको एक अच्छी जगह चाहिए, हाइजीन चाहिए, अच्छे कॉन्वर्सेशन चाहिए। अब 250 रुपये की 200 रुपये की कॉफ़ी आदमी पिएगा तो अफोर्डेबिलिटी कैसे जाएगी? पेइंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। तो वही आपको प्यार अगर मोहब्बत 10 रुपये में 20 रुपये में मिल जाए, वही आपको एम्बियंस मिल जाए, तो इसलिए चाय। दूसरी चीज़, अब समय की वैल्यू। एक चाय को बनाने में मिनिमम घर पे भी आप देखो 20-25 मिनट आधा घंटा लग जाता है, पर समय नहीं है लोगों को। चाय पीना है क्योंकि पीना तो चाहिए, चर्चा हो गई, निकल गए। अब तो ऐसा हो गया हमारे यहाँ पे भी फ्लास्क आ गए चाय के, चलते चलते अब चाय पी रहे हो जैसे आप कॉफ़ी पीते हो। तो ये जो ट्रेंड बहुत बदला। आप जब रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ होती थी वही अब एयरपोर्ट्स पे आजकल भीड़ होती है। जनता तो वही है ना जो जनता पहले भारतीय थी। अब वो जगह रेलवे स्टेशन से अगर एयरपोर्ट्स पे जा रही, इसका ये मतलब नहीं कि वो चाय यहाँ पीते थे तो वहाँ कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। जो आदमी चाय पीता था वो चाय पिएगा ना। तो वो ट्रेंड है। पर अब लोगों को समय की भी वैल्यू है और उनको ये भी पता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम इसको बनाने में इन्वेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ और काम कर लूँ। तो वो ट्रेंड बदलता जा रहा है। और दूसरा, लोगों के पास पहले हाइजीन नहीं था, अच्छी जगह नहीं थी चाय को लेकर, टपरी पे जाना होता था। आज बड़े से बड़ा आदमी मर्सिडीज से भी अगर उतर रहा है तो चाय की टपरी पे नहीं, MBA चावला जैसे चायोज हो गया, चाय पॉइंट जैसे आउटलेट पे जाता है और चाय पीता है। पहले ऑप्शंस नहीं थे, अब ऑप्शंस है। मार्केट में एक नीड थी, हम जैसे लोग आए और उन्होंने पूर्ति करी उसकी। तो MBA चाय वाला भी एक ब्रांड है, तो क्या MBA चाय वाला जो कंपनी है केवल चाय के बिजनेस में रहेगी कि अब एक्सपैंड करेगी? नहीं यार, ऑलरेडी चाय पत्ती में हम पानी की बोतल, टी रिलेटेड चाय में तो हम लोग ऑलरेडी है। हम लोग चाय बेचते ही नहीं, हम इंस्पिरेशन बेचते हैं। आज आप चाय पीते हो क्योंकि आप चाय पीते हो, या आपको एनर्जी चाहिए, या आपको यार मज़ा नहीं आ रहा, चाय पी लेता हूँ, सिर दुख रहा है। MBA चाय वाला की लोग चाय पीते हैं इंस्पिरेशन के लिए। आज MBA चाय वाला की जो चाय पीता है ना, वो सोचता है यार साला मैं भी जिंदगी में कुछ करूँ यार। ये बंदा MBA ड्रॉप आउट करके चाय का ठेला लगा सकता है और MBA शब्द में अपना चेहरा लगा के, लोगो लगा के एक ब्रांड बना सकता है, तो मैं भी जिंदगी में कुछ। तो वी गिव अ किक टू पीपल। तो इन लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते हमारे यहाँ, उनको इंस्पिरेशन मिलती है। वो बोले चाहे ना बोले, कई लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, कई लाखों लोगों ने अपने व्यापार को चालू किया, कई लाखों लोग जो अपने पिताजी से, माताजी से बोले यार मेरे पिताजी ये करने नहीं दे रहे, यार मैं फंसा हुआ छोटे से शहर में या गाँव में, उनको एक प्रेरणा मिली। आज एक छोटे से एंटरप्रेन्योर जो चाय के ठेले से चालू हुआ, MBA चाय वाला, जिसपे लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते, आज भी ट्रोलिंग होती है, रोस्टिंग होती है, बोले सोशल मीडिया से फेमस हो गया। आज उनके 200 से ज्यादा अगर आउटलेट है, चाय पत्ती का इतना बड़ा कारोबार है, विदेशों में एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ बदलते भारत की तस्वीर में हम अपने इस यज्ञ में आहुति हम लोग दे रहे हैं। की कमजोरी के बाद आज बाजार में रिकवरी है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर हम हल्का सा प्रेशर जरूर देख रहे हैं, क्योंकि 17,100 के आसपास निफ्टी आ गया है, 17,150 से घूमकर। आज का जो हाई है 17,211 है इनफैक्ट, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से इस वक्त 100 अंक नीचे आ गया है निफ्टी। और आज भी सवाल वही खड़ा होगा कि क्या आज के जो गेन्स है, क्या इसको निफ्टी प्रोटेक्ट कर पाएगा, इसको बचा पाएगा? क्योंकि सेंटिमेंट्स, जब तक कोई भी ट्रेंड तब तक सेट नहीं होगा जब तक हम 2-3 दिन के सस्टेन्ड तेजी हम देख नहीं लेते हैं। तो एक दिन की आज तेजी रिकवरी, अब आप देखिए 64-65 अंकों के आसपास की बढ़त रह गई है। इस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आज क्या है खास कमोडिटी मार्केट की ABCD में। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले ऑप्शन की एक ट्रेडिंग रणनीति की, क्योंकि ऑप्शन में रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिल रहा है MCX पर, और सिर्फ बुलियन में ही नहीं, क्रूड NG भी रिकॉर्ड टर्नओवर दिखा रहा है ऑप्शंस में। तो ऑप्शन की एक नई रणनीति है लॉन्ग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। इसमें होता क्या है, स्ट्रैडल को पहले आप अगर समझे तो एक ही सिक्योरिटी, यानी एक ही कमोडिटी या इक्विटी मार्केट में कहीं ट्रेड कर रहा है, उसी कमोडिटी का कॉल और पुट सेम स्ट्राइक प्राइस का, आपको एक्सपायरी डेट भी सेम ही रखना है। आपको कॉल भी खरीदना है उसी स्ट्राइक प्राइस। मान लीजिए क्रूड 6,000 का क्रूड है एट द मनी, तो 6,000 का स्ट्राइक की कॉल भी खरीदे, 6,000 के स्ट्राइक पर ही पुट भी खरीद ले, और एक्सपायरी डेट भी सेम ही रहेगी वही। लेकिन अगर आप स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, यानी 6,000 अगर एट द मनी है, क्रूड का भाव, मार्केट भाव 6,000 है, तो 5900 का कॉल खरीद ले और 6100 रुपए का पुट खरीद ले और 6100 रुपए का कॉल खरीद ले। तो ये स्ट्रैंगल रणनीति है, लेकिन दोनों बहुत ही सिमिलर है। इसमें होता क्या है, एक साइड का प्रीमियम दोगुना हो जाएगा और एक साइड का हालांकि काफी कम हो जाएगा, लेकिन एक तरफ से ही आपकी इतनी कमाई हो जाएगी, दोनों तरह के कॉस्ट निकल जाएंगे। लेकिन ये स्ट्रेटजी कब काम करती है, जब बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, आपको लगने वाला है कि बाजार में काफी उतार चढ़ाव होने वाला है। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो IV का लेवल है
अगर आप निफ्टी वगैरह में ट्रेड करते हैं, अगर वो 16 के ऊपर चला जाए तो समझिए कि वो आपका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा उस समय तक महंगा हो चुका होगा, तो आपको उससे पहले ये पोजीशन बनानी पड़ेगी। अगर स्टॉक्स वगैरह में, कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो जैसे आईबी का लेवल होता है, अगर 65 के ऊपर है तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा वो वॉलेटिलिटी आने से पहले ही आपको इसमें एंट्री लेनी पड़ेगी। जैसे बड़े इवेंट आने हो, जैसे सिलिकॉन वैली को लेकर बड़ी खबर आने वाली है, तो उससे पहले ही आप इसमें इस तरह की पोजीशन बना ले। अगर ऐसे में अगर क्रूड चढ़कर 6300-6400 रुपए तक चला जाता है तो एक साइड का प्रीमियम, आपको कॉल का प्रीमियम काफी डबल से ज्यादा हो जाएगा, तो वो आप इससे निकल सकते हो। और एक अच्छी स्ट्रेटजी है वॉलेटाइल मार्केट में, लेकिन समय से पहले एंट्री करें और टाइम वैल्यू का ध्यान रखें और समय पर एग्जिट करना भी जरूरी है। तो आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड है, लेकिन मुनाफे की यहाँ पे अनलिमिटेड गुंजाइश है। सिर्फ वॉलेटाइल मार्केट में ही इसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैंगल किस तरह से आप इसका यूज करके बाजार में पैसे कमा सकते हैं, इसकी रणनीति आपको विश्व मोहन ने बता दी है। आप फटाफट आपके और भी हम सवाल लेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से अजय। अजय नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर बस वही है, 519 रुपए का ले रखा है मैंने, और ये बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल्स 519 के भाव पर आपने लिए हैं? हाँ सर, ये 600 650 तक गया था, ये पीछे आगे था। ठीक है, तो 519 का मैंने लिया था, 700 शेयर लिए थे। ठीक है, आपके भाव से हालांकि 70 रुपए नीचे है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का शेयर, और जाने को तो शेयर 800 रुपए के आसपास तक चला गया था, लेकिन हमने उसके बाद से लगातार कमजोरी देखी है। जो भी छोटे मोटे उछाल आए हैं ना, वो टिक नहीं पाए हैं, और ये दिक्कत रही है इस कंपनी में। और एक और जो दिक्कत अब सामने आई है वो है कि इतनी गिरावट के बाद भी हम वैल्यूएशंस जो हैं, जो इसके भाव हैं, वो सस्ते नहीं लग रहे हैं। आस्था बोरोसिल रिन्यूएबल्स, क्या आपका नज़रिया होगा इस पर? क्योंकि हमने लगातार इसको कमज़ोर होते हुए देखा है शेयर को, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशन इसलिए बरता जा रहा है क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गया है, क्योंकि जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी जो थी उसका डिसकंटिन्यूएशन हुआ है मेरे हिसाब से, जो चाइना पे इम्पोज थी, तो वो एक कंपटीशन का थ्रेट दे रहा है। कंपनी के भी फंडामेंटल्स इतने सॉलिड नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल्स जो पोस्ट किए थे उसमें डी ग्रोथ आई थी। यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, पावर कॉस्ट बढ़ी है, एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो मुझे लगता है यही सब फैक्टर्स अभी प्ले कर रहे हैं, इसीलिए हमने गिरावट देखी है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए लेकिन फिर भी बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि वापस से तेजी लौट के आए। ठीक है, तो ये रहा है बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बने रहने की राय यहाँ पर इस वक्त दी जा रही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें आया है अदानी एंटरप्राइजेस पर सवाल है। व्हाट्सएप पर अमित अग्निहोत्री जी ने भेजा है, और 23 शेयर्स हैं इनके पास। 3133 के भाव पर इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस लिया हुआ था। हालांकि काफ़ी नीचे आ चुका है इनकी खरीदारी से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप के शेयरों में धीरे धीरे रिकवरी दिखना शुरू हुई है। कल कमजोर मार्केट में हमने एक भारी गिरावट भी देखी थी, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए एक बड़ी खबर, नीलकंठ मिश्रा ने क्रेडिट स्विस से इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। नीलकंठ मिश्रा एक्सिस बैंक से जुड़ सकते हैं, एक्सिस बैंक का कार्यभार यहाँ पर संभाल सकते हैं, तो ये एक अपडेट आ रहा है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। एक्सिस बैंक में हम देख रहे थे कि काफ़ी समय से नए मैनेजमेंट के शामिल होने की खबर आ रही थी, और काफ़ी सारे बड़े नाम भी यहाँ पर निकल कर आ रहे थे, उसमें से नीलकंठ मिश्रा का भी नाम था। और अब देखिए कहीं ना कहीं पुष्टि होते हुए नज़र आ रही है इस खबर से जुड़ी कि अब वो एक्सिस बैंक का कार्यभार भी संभाल सकते हैं, तो ये एक अपडेट है एक्सिस बैंक से जुड़ा। लेकिन चलिए अब वापस से सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस पर सवाल ले लेते हैं। 3133 पर इन्होंने ये लिया हुआ था स्टॉक, और इस वक्त हल्की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है आज स्टॉक में। इस पर स्नेहा आप ही से राय लेना चाहेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस में नुकसान तो हो रहा है, इनको करीब 8,500 का नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, अब रिकवरी के लिए बने रह सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये काउंटर देखें तो हालांकि अगर आप देखें तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी है, बट अगर आप रिसेंट जो रिकवरी आई थी उसका एक प्रिसाइसली 50% रिट्रेसमेंट के आसपास से थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ दिखने को मिला है। तो 1620 1650
ये लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट जोन हो गया है, तो जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, आई थिंक यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग किया तो बने रह सकते हैं। एक स्टिक स्टॉप लॉस आपको 1650 का लगाना है। अपसाइड में अगर ये स्ट्रेंथ आता है तो पहला टारगेट विल बी अराउंड 1985। अगर वो क्रॉस होता है तो पॉसिबिलिटी है करके कि ये 2130 के लेवल्स जो हमने देखा था वो देख सकता है, और उसके बाद अगर स्ट्रेंथ आती है तो फिर से ये अपसाइड मूव आकर इसमें जो 89 EMA का रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 2600 प्लस लेवल्स, वो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड से एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 1650 का एक लगा के होल्ड करें। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस पर ये भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेज़ी है, लेकिन लगातार 4-5 सत्र से ये शेयर गिर रहा था और राजीव जैन के निवेश की खबर के बाद ये शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, 2000 के स्तर को पार भी किया था, लेकिन अब फिर से शायद मौके यहाँ पर बन सकते हैं लोगों के लिए। 1750 रुपये के आसपास के भाव हैं। आस्था की तरफ से होल्ड करने की सलाह है जिनके पास ये शेयर यहाँ पर हैं। लेकिन बड़ी खबर नीलकंठ मिश्रा को लेकर आ रही है। ग्लोबल जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, क्रेडिट स्विस, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं फिलहाल, और ऐसी खबरें आ रही कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और अब एक्सिस बैंक के साथ जुड़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट होगा ये। हालांकि अभी एजेंसीज के सोर्सेज के थ्रू ये खबरें आ रही हैं और इस पर आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आपको हम रूबरू ज़रूर करवाएंगे। अब काफ़ी बड़े नाम हैं, अगर हम मार्केट की बात करें तो आप लगातार इनको सुनते रहे हैं, तमाम वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर अपने मार्केट के व्यूज़ शेयर करते रहे, और इनके जो नोट्स आते हैं मार्केट से जुड़े, जो रिसर्च आती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो एक बड़ा नाम नीलकंठ मिश्रा मार्केट के लिहाज से, और अब बैंकिंग में वो बड़ा नाम बन सकते हैं, एक्सिस बैंक से जुड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं नीलकंठ मिश्रा को लेकर। तो इस पर जो भी आगे अपडेट्स आएंगे वो आपको हम ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अमित अग्निहोत्री का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए आए हैं, इनके पास हैं अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं, प्रशांत का सवाल है, व्हाट्सएप के जरिए है, इनके पास है विप्रो के शेयर 120 है और भाव है 420 रुपये के आसपास का। 400 वाले भाव के आसपास आस्था विप्रो ने काफ़ी समय बिताया है, और हमने लास्ट ईयर अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो करेक्शन देखा वो विप्रो का शेयर ही था। थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हुई थी लेकिन फिर से वो फिजल आउट हो गई। अब 450 रुपये के आसपास का भाव है। आप क्या सलाह देंगे, अगर क्योंकि हम आईटी में देख रहे हैं कि एक तो बैंकिंग वाला जो संकट है थोड़ा सा गहरा आ रहा है, जहां भी बीएफएसआई पोर्टफोलियो है बैंकों का ज़्यादा, और अमूमन जो भारतीय आईटी कंपनियां जो दिग्गज हैं 30% से लेकर 35% उनकी जो आय है वो बीएफएसआई सेगमेंट की यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल से आती है। विप्रो इस भाव पर आपको ठीक लग रहा है, क्या संभलेगा शेयर, आपका व्यू क्या होगा इस पर? देखिए, विप्रो का जो मेजरली रेवेन्यू है वो एंटरप्राइज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सेगमेंट से आता है और वहाँ से वो स्ट्रॉन्ग डिमांड भी देख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी वो अचीव हो पाएगी नहीं, वो लगता है, क्योंकि कंपनी की गाइडेंस भी ठीक ठाक थी मेरे हिसाब से। 0.8 to 0.9% ग्रोथ का इन्होंने रेवेन्यू में माफ कीजिएगा 11.5 से 12% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया था। लेकिन अभी जिस तरह से फंडामेंटल्स यहाँ पे पैन आउट हो रहे हैं, जो इनके ऑर्डर बुक भी आई है उसको वो पूरी ऑर्डर बुक कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन लग रहा है। डिले हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैक्रोज अभी इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो आगे चलते हुए जो कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस दी है 11.5 से 12% की कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू की, वो अगर कंपनी फुलफिल कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी के लिए हाल फिलहाल सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन इनकी खरीद के लेवल भी देखा जाए अभिषेक जी तो बहुत ऊपर के नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और अभी तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे आईटी सेक्टर एज अ होल इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। और अगर उसमें ही कहीं जाना है तो मुझे लगता है एक परसिस्टेंट सिस्टम एक अच्छा काउंटर हो सकता है और टेक महिंद्रा हो सकता है। तो अगर आईटी में ही रहना है तो यहाँ दो जगह नजरें बना सकते हैं और इसमें से तो निकलने की कोशिश करें ऊपरी स्तरों पे। ठीक है, तो ये रहा परसिस्टेंस पर आपके लिए। एक और सवाल आया है आईटी स्टॉक्स पर ही। इनफैक्ट 3 सवाल हैं इनके, 2 तो इनके पास आईटी शेयर ही है और एक है मैप माई इंडिया पर सवाल। चलिए एक एक करके सवाल इनको ये ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पर उदयपुर से मुकेश कुमार जी ने भेजा है। पहले तो टीसीएस और टेक महिंद्रा पर ले लेते हैं। टीसीएस 51 शेयर्स 3716 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, और टेक महिंद्रा के भी स्टॉक्स हैं इनके पास 60 शेयर्स 1238 के भाव पर इनके पास टेक
टेक महिंद्रा के शेयर्स हैं। तो दो स्टॉक्स तो इनके पोर्टफोलियो में आईटी के ही नजर आ रहे हैं और दोनों में हल्का नुकसान इस वक्त हो रहा है। और आईटी स्टॉक्स में हम देख भी रहे हैं कि हाल फिलहाल में दबाव काफ़ी दिखा था जब बैंक की कोलैप्स होने की खबर आ रही थी यूएस में, तो हमने देखा था कि आईटी स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी दिखा था। आस्था, माफ़ कीजिएगा स्नेहा, आपसे समझना चाहेंगे अभी क्या करें टीसीएस और टेक महिंद्रा में? ये जो लेवल्स इन्होंने लिए हुए हैं, थोड़ा नुकसान हो रहा है इनको, लेकिन बने रहने की राय देंगे इन दोनों ही स्टॉक्स में? जरूर है इसमें, बट आई वुड से करके कि थोड़ा सा होल्ड ही कीजिए। एक सपोर्ट जोन जरूर है इस काउंटर में अराउंड 3150 160 के आसपास। तो वो ही एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप देखें तो ये जो अपमूव आई थी उसका 61% रिट्रेसमेंट के आसपास से ही ये काउंटर रिकवर किया था लास्ट टाइम। तो आई प्रिज्यूम करके वही लेवल्स अभी एक सपोर्ट एक्ट करना चाहिए। तो विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3160 आप इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर पहला लेवल रहेगा कि 3300 निकाल दे, और 3300 निकाल देता है तो इसमें 3400 500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रहे राय, दोनों ही स्टॉक्स पर आप बने रह सकते हैं, चाहे तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ये सुझाव आपको स्नेहा की तरफ से। आस्था, आपसे भी सवाल लेंगे मैपमा इंडिया पर। सी इन्फो सिस्टम्स का स्टॉक भी है इनके पास, 40 शेयर्स 1631 के लेवल पर इन्होंने एंट्री की थी, थोड़ा ऊपरी लेवल पे की थी यहाँ पर जब स्टॉक तेजी में था, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार एक डाउन ट्रेंड है और वो लेवल तो काफ़ी पहले के थे, वो नज़र नहीं आ रहे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 1238 का लेवल है, तो इसको करेक्ट करना होगा। यहाँ पर 1631 लिखा हुआ है। बहरहाल नुकसान ही हो रहा है इनको स्टॉक्स में। बट मैपमा इंडिया ये कंपनी कैसी लग रही है आपको और बने रहने की राय देंगी? देखिए, बने रहने की राय है क्योंकि इंडिया में तो कोई कंपेटिटर नहीं है। ग्लोबल कंपेटिटर भी इनके ज़ेंड्रिन नाम की कंपनी है, दूसरा ट्रिम्बल नाम की कंपनी है, वो है। तो हाई एंट्री बैरियर है ये जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। तो वो जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, स्पेशली जो यहाँ पे इंडस्ट्री टेलविंड्स है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इस कंपनी के लिए। दूसरी तरफ अभी के जो इनके रिजल्ट थे वो भी यहाँ पे इन्होंने अच्छे खासे ही यहाँ पे पेश किए थे, तो मुझे वहाँ पे भी कुछ दिक्कत लगती नहीं है। और ऑर्डर बुक जो है, ओपन ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव सॉलिड है, शॉर्ट टर्म में मार्केट्स वीक है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। बट लंबे समय के लिए अगर होल्ड करना है तो रखा जा सकता है स्टॉक को। ठीक है, मैप इंडिया को लेकर व्यू ये आस्था का। अब राजस्थान चलेंगे, वहाँ से ट्विटर से सवाल आया है डिश टीवी को लेकर। 3000 शेयर हैं 14 रुपये 90 पैसे के भाव पर, और आई थिंक ये इनके भाव के आसपास ही होना चाहिए शेयर ये। जी हाँ, बिल्कुल उसी भाव पर है, न नफ़ा है न नुकसान है, ये अच्छी चीज़ है। आस्था, आपसे व्यू जानना चाहेंगे डिश टीवी। मान लीजिए जो ट्रेड करते हैं तो उनके लिए तो ठीक है कि थोड़ा सा वोलेटाइल होता है तो मौके बन जाते हैं शेयर में, क्योंकि ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटीज़ तो इसमें नहीं है। डिश टीवी में लगातार मार्केट शेयर लूज़ किया है, कहीं न कहीं प्रोमोटर लेवल को लेकर, प्रोमोटर स्तर पर भी कुछ डिस्प्यूट्स में रही है कंपनी ये। आप ये बताइए डिश टीवी, आपका व्यू क्या होगा? क्या इसमें निवेशित रहना ठीक रहेगा? मेरे हिसाब से नहीं, एग्जिट कर रहे हैं बेटर है। वैसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं तो कोई नुकसान हो नहीं रहा। मैं क्यों एग्जिट करने के लिए बोल रही हूँ? देखिए, सबसे पहले तो मेरा हमेशा से मानना है कि आप कितना भी अच्छी कंपनी हो, अगर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सॉलिड नहीं आती है तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। तो इस कंपनी के लिए ये एक सबसे बड़ा इशू है कि लॉसेस इन्होंने दिखाए थे, और लॉस होने की वजह से मैंने हमेशा देखा है कि जब भी आप लॉसेस पोस्ट करते हैं, और ये लॉसेस ऐसे नहीं है, ये लॉसेस ऐसे हैं जिसमें अदर इनकम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सबको हटाने के बावजूद भी अगर लॉस आता है तो मेरे हिसाब से फिर थोड़ा सा मार्केट उसे हमेशा थम्स डाउन देता है एटलीस्ट कुछ समय के लिए, जब तक कि अगले नतीजे नहीं आते। तो वो एक दिक्कत इस कंपनी के साथ है। दूसरी जगह अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 11% के आसपास का प्रमोटर्स का प्लेज भी है इसमें, तो वो भी थोड़ा सा मार्केट अभी जिसे कहते हैं कि वो अच्छी उसमें नहीं लेता है सेंस में। तो और वैसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं, तो बेटर है कि एक बार एग्जिट कर जाएं। अगले क्वार्टर के नतीजे अगर कुछ अच्छे आए तो फिर एंट्री करने का सोचें, नहीं तो इस काउंटर से एक बार तो मैं निकलने की सलाह दूंगी।
ओके, ठीक है। तो ये राय डिश टीवी पर है आपके लिए। चलिए अब इंस्टाग्राम पर सतीश जी का सवाल आया है और इनका सवाल है एनसीसी पर 310 शेयर्स हैं, 99 के भाव पर इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की हुई है। एनसीसी हमारे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स स्टॉक में राय भी देते रहते हैं, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा लग रहा है और हाल फिलहाल में काफ़ी बड़े ऑर्डर्स भी जीते हैं। इनकी खरीदारी के पास ही इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका? स्नेहा, आपसे समझना चाहेंगे एनसीसी के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, यहाँ पर और भी तेजी के लिए बने रह सकते हैं? क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं 100 रुपए के आसपास आता है लेवल और फिर उस लेवल को एक डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो एनसीसी में अभी इन स्तरों पर क्या सजेस्ट करेंगे आप? जो अगर आप देखें तो काफी स्ट्रेंथ है। अगर ये काउंटर में अगर आप देखें तो डेली चार्ट में कंसिस्टेंटली 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करना और जो रेजिस्टेंस था अराउंड 96 के आसपास उसको सरपास करके सस्टेन कर रहा है हायर लेवल्स पे। एक इमीडिएट सपोर्ट ले रहा है अराउंड 97 के जोन के आसपास। तो आई थिंक यहाँ पे वेट करना चाहिए। इसमें जो हाई है जो रिसेंटली जो 102.5 तक का लेवल दिखा उसके ऊपर भी जाने की काफी ज्यादा चांसेस है। तो विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 96 आई वुड से करके इसे होल्ड करें। अपसाइड में पॉसिबिलिटी है करके इसमें तेजी कंटिन्यू हो सकती है व्हिच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स से 114-115 जोन। तो बने रहना चाहिए और जब भी ये क्रॉस होता है 102 इसमें एक फास्ट मूव आने की काफी ज्यादा चांसेस। ठीक है, एनसीसी बढ़िया तेजी दिखाई है, शेयर ने 100 रुपए का स्तर भी इसने पार किया है और इसमें बने रहने की सलाह है, आगे और तेजी यहां से बन सकती है। अगला सवाल लेंगे दिल्ली से योगेश कुमार का, जो कि व्हाट्सएप के जरिए आया है और इनके पास ही जुबलेंट फूड के 100 शेयर हैं और भाव है 520 रुपए के आसपास के। जुबलेंट फूड हम लास्ट ईयर हमने देखा था कि सेकेंड हाफ अच्छा रहा था इनका, क्योंकि मैनेजमेंट में जो चेंजेस किए उसका इनको फायदा मिला, रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो सॉफ्ट होने शुरू हुए उसका फ़ायदा मिला। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो साल अब तक जो गुजरा है 2.5 महीने के आसपास का, वहाँ पर ये शेयर फिर से ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखा है और अब 433 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्नेहा, आपसे व्यू जानना चाहेंगे इस पर जुबलेंट फूड पर, क्योंकि अब ये 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास शेयर आ गया है। रिवर्सल के कोई संकेत इसमें आएंगे या फिर अभी थोड़ा सा जो करेक्शन का जो फेज चल रहा है लंबा खींचेगा अभी वो? करेक्शन है आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये गिरे। मे बी अराउंड 395-400 जोन तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट अगर ये मूव आता है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर दिस काउंटर। अगर आप ये जो करेक्शन रहेगा वो हेल्दी माना जाएगा। यहाँ से जो अप मूव आएगा फिर एक सस्टेनेबल अप मूव देखने को मिल सकता है। तो किसी ने लॉन्ग टर्म की लिए ये काउंटर लिया हुआ है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 395 का मेंटेन करके इसे होल्ड करें। नीचे आता है तो आई वुड सजेस्ट करके कि आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। 95 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा नीचे आए तो आपके लिए शायद मौके भी बन सकते हैं। एक बार बाजार पर फिर से नजर डालेंगे, क्योंकि ऊपरी स्तरों से हमने बाजार को नीचे आते हुए देखा है। 17,100 के आसपास से करीब करीब 80-90 अंकों के आसपास की मजबूती है, लेकिन मजबूती बढ़ गई है एशियन पेंट के शेयर में। 4% ऊपर है ये शेयर आज, और आज निफ्टी का टॉप गेनर भी ये शेयर है। एशियन पेंट्स, आपसे आस्था जानना चाहेंगे आज की तेजी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये डे हाई पर जाकर ट्रेड कर रहा है। हालांकि याद रखना चाहिए कि 4-5 सत्र तक लगातार ये शेयर गिरा था, लेकिन उसकी रिकवरी जो है आज लग रहा है कि एक ही सत्र में पूरी कर लेगा। व्यू क्या होगा आपका एशियन पेंट्स पर? देखिए काफी ज्यादा ये फॉल कर गया था स्टॉक। तो सबसे पहले तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके बाद हम देख रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आ रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि और इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए अगर ये जो रिकवरी है ये वाकई में सस्टेनेबल अगर इसको बनानी है। क्योंकि अभी तो ठीक है, क्रूड ऑयल ने जिस तरह से क्रूड ऑयल की यहाँ पे प्राइसेस में फॉल हुआ है उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये है और उसी वजह से हम ये चाल देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और यहाँ से अगर 5-7% या 5% भी अगर हम ले मोटा मोटी, उसके ऊपर अगर ये बना रहता है 5% तेज होने के बाद और उन लेवल्स को ये सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है कि तब जाके इसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो एक जरूर से यहाँ पे देखना चाहिए। बट यस, यहाँ पे अभी तो तेजी बनी हुई है, तो जिन्होंने लिया है वो तो होल्ड कर सकते हैं, पर मैं नई खरीदारी के लिए अभी थोड़ा और वेट करने की सलाह दूंगी। पर ये व्यू आस्था की तरफ से। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आस्था और स्नेहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के साथ साथ बाजार पर भी व्यू शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इस शो में इजाजत। एक छोटे से